मार्केट के महारथी सेगमेंट में LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट के CIO हैं और वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज जुड़ रहे हैं। योगेश जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप एक काफ़ी गड़बड़ लाइन पे हैं तो हमने कहा चलिए बातचीत को आगे तो बढ़ाया जाए, फ़ोन पे ही सही। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि टेक्सटाइल स्पेस में एक बहुत अच्छा मूव हम 3-4 दिन से देख रहे हैं। मैं खास तौर पे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल्स हैं वो हमेशा इम्पैक्टेड रहती हैं US डिमांड और यूरोपियन डिमांड, लेकिन US GDP तो बहुत स्ट्रांग आया इस बार, अहेड ऑफ एस्टिमेट, और कॉटन प्राइसेस भी नीचे आ गए। आपने एक्टिविटी कुछ अपैरल रिटेलर्स स्लैश टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स की तरफ शुरू की है अपने फंड में? गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर होस्टिंग मी ऑन योर शो। जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर में कॉटन नीचे आया और US GDP भी ऊपर आ रहा है, लेकिन इसमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो टेक्सटाइल सेक्टर एक साइकिल में चलता है। हर आदमी फेस्टिवल के टाइम पर ही कपड़े खरीदता है या फिर अपना घर के चेंज करता है। घर में जितने भी आपको चद्दरें हैं या काफी सारी चीजें पर्दे चेंज करता है। तो ये नॉर्मली US का जो पैटर्न होता है ना, वो बेसिकली या तो न्यू ईयर या क्रिसमस के टाइम चेंज होता है। उसके बीच में अगर कुछ इवेंट आपको होता है तो उस टाइम पर आपकी बिजनेस थोड़ा कम हो जाता है। तो ये अपन को साइकिल भी देखना पड़ेगा। हाँ, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सारी चीजें फेवरेबल है। अगर थोड़ी भी डिमांड आती है तो काफी इंडियन कंपनीज को फायदा होगा, क्योंकि आज चाइना +1 पॉलिसी जैसे सभी सेक्टर्स में प्ले आउट हो रही है, यहाँ पे भी प्ले आउट हो रही है और हम लोग देख रहे हैं कि डिमांड इंडिकेशन तो आ ही रही है थोड़ी। मैं आपसे एक और बात इस रेफरेंस पॉइंट से पूछना चाहूँगा। जियो फाइनेंशियल्स की डीमर्जर हुई है अभी अभी, एक बहुत बड़ा रिलायंस, बहुत बड़ा कंग्लोमरेट है। हमें सबको पता है कि उन्होंने जो इंडिकेशन दिए हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। मैं एक कंज्यूमर लेंडिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करना चाहूँगा। क्या वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है या आपको लगता है एक बड़ा ग्रुप आ सकता है? तो अभी भी अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे। कंज्यूमर लेंडिंग, मर्चेंट लेंडिंग, MSME लेंडिंग और भी टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड, इस अपॉर्चुनिटी की बात करना चाहूँगा। किसी पर्टिकुलर स्टॉक पर रिएक्शन नहीं। ठीक है। हाँ, जैसे कि आप देखिए, आप देखेंगे डिजिटल जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और आज आधार और हर आदमी के पास मोबाइल है, आधार कार्ड है, मोबाइल है, आधार और पैन नंबर के चलते हुए काफी कस्टमर्स का डाटा जो है एक्सेसिबल है। आप उसका पूरा स्टडी कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका टर्न अराउंड टाइम होता है, जो लोन प्रोसेस करने का टाइम होता है, बहुत जल्दी क्विक होता है और ये एक्सेसिबल होता है बहुत इजीली। तो इसके चलते में ये एक नया रिवॉल्यूशन आएगा इंडियन मार्केट में। और जो भी कंपनी, और अगर मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप देखेंगे काफी सारी कंपनी, NBFC है, बैंक, ये काफी हद तक डिजिटली काफी साउंड है लोग, और ये फिनटेक का काफी हद तक यूज कर रहे हैं अपने लेंडिंग में, इन्वेस्टमेंट में, डिपॉजिट्स में। काफी सारे फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, आपने देखा होगा ऑनलाइन पेमेंट काफी बहुत बड़े पैमाने पे चालू हो गया है। और ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी आपने देखा होगा 5-6 सालों में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा चेंज है और इसके चलते में आपका जो बिजनेस टाइम है और जो बिजनेस साइकिल जो होता है, जो कॉस्ट है, बहुत कम हो गई है इसमें। हर आदमी एक्सेसिबल हो गया है, क्योंकि ये ट्रेंड इरिवर्सिबल है, क्योंकि कस्टमर भी काफी कन्वीनियंस फील कर रहा है। अगर आपको बजाय बैंक जाने के या लोन प्रोसेस करने के डॉक्यूमेंट दिए, आप ऑटोमेटिक डाउनलोड करिए, काफी हद तक आपको लोन मिल जाएगा, या फिर जो भी आपको इन्वेस्ट करना है हो जाएगा। तो काफी सारी चीजें जो है आसान हो गई है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के चलते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ से अगला जो 10 साल रहेगा, जो भी कंपनी डिजिटली इन्वेस्ट नहीं करेगी वो शायद इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस नहीं कर पाएगी या कंटिन्यूस बिजनेस मार्केट शेयर लूज करेगी, क्योंकि कंज्यूमर का प्रेफरेंस बहुत चेंज हो गया है। कंज्यूमर अपना ज्यादातर समय मोबाइल पे बिताता है। तो अगर आपको कंज्यूमर कैच करना है तो आपको उसको मोबाइल पर ही कैच करना पड़ेगा, आप उसको फिजिकली कैच नहीं कर सकते। कई स्टॉक्स के बारे में आप माफ कीजिए, सेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये इन्फ्लेशन आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम लगती है? और इन्फ्लेशन जनित जो ये कंज्यूमर वाला सेगमेंट है, चाहे वो अर्बन कंज्यूमर हो चाहे वो रूरल कंज्यूमर हो, इन दोनों में फ़र्क कितना पड़ेगा? या फिर आप ये मानते हैं कि इन्फ्लेशन सिर्फ रूरल के लिए, अर्बन में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों के पास बहुत पैसा खर्च करते हैं वो? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 60-70% पॉपुलेशन को पड़ता ही पड़ता है अच्छे से। देखिए, अगर आपका फूड जैसे
फूड बिल है और रफली अगर आपका इनकम से कितना परसेंट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप लोअर बैंड पे जाएँगे तो जहाँ पे 50 टू 60% उनका फूड एंड बेसिक नीड्स का जो बिल होता है, बेसिक जिसको अपन रोटी कपड़ा मकान कहते हैं, तो 60-70% अगर वही बढ़ने लगता है तो उनको नॉन डिस्क्रिशनरी में खर्चा करने में बहुत दिक्कत होती है और उन्हें जो भी लोन है तो दिक्कत आती है। बट जिसका इनकम बहुत बड़ा है तो उसे दिक्कत नहीं आती। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि अर्बन में दिक्कत नहीं है, अर्बन में दिक्कत है क्योंकि अर्बन में भी जिसका इनकम कम है उसको भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो अपना मेजर जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है वो अर्बन में भी है और रूरल में भी है। ऐसा नहीं कि रूरल में सभी का इनकम कम है। रूरल में कई जगह ऐसा है कि रूरल का एवरेज इनकम या टॉप इनकम जो अर्बन से भी ज़्यादा मिलेगा आपको कई बार। कई जगह ऐसा भी है। तो एकदम एकदम ब्लैंकेट पिक्चर नहीं है लेकिन इन्फ्लेशन का थोड़ा-सा 2 क्वार्टर का प्रॉब्लम रह सकता है क्योंकि आपका वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल फूड एंड वेजिटेबल प्राइस ऊपर आ रहे हैं, थोड़ा-सा एनर्जी कॉस्ट भी ऊपर आया है। थोड़ा ये मिक्स चल रहा है लेकिन जहाँ तक कि मुझे लगता है 1-2 क्वार्टर में ही नॉर्मलाइज़ होना चाहिए यहाँ से। और इसका जो इम्पैक्ट है वो धीरे-धीरे आपको 3 से 4 क्वार्टर में कम होता हुआ नज़र आएगा और ये सेम चीज़ आपको इंटरेस्ट रेट में भी रिफ्लेक्ट मिलेगी आपको, रिफ्लेक्ट करते हुए मिलेगी। बताएं कि कौन सा हिस्सा है बाजार का जहां पे आपको रिस्क रिवॉर्ड बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, ओनरशिप कम है और फ्रॉथ एकदम क्लीन हो चुका है, इवन इफ ट्रिगर्स थोड़ा दूर हो उसके बावजूद भी, तो कौन सा ऐसा एरिया है बाजार का? ये एकदम सेक्टर पे कॉल न लेके लेकिन सिलेक्टेड आईटी सेक्टर्स में कुछ स्टॉक जो है काफी वैल्यूएशन वाइज अच्छे है, कैपेबिलिटी है उनके पास और प्रूवन कैपेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि ये लोग बिजनेस नहीं फर्स्ट टाइम जा रहा है, ठीक है 6-7 महीने का इम्पैक्ट आया है तो कहीं ना कहीं उनको बिजनेस विजिबिलिटी भी आ रही है लेकिन शॉर्ट टर्म खराब है। लेकिन वो जैसे आपने बोला फ्रॉथ नहीं है इसीलिए मैं आपको ये नाम बता रहा हूँ। एंड कुछ कुछ जगह पे देखेंगे सिलेक्टेड आपको सिलेक्टेड अप्रोच रखनी पड़ेगी क्योंकि बीएफएसआई सिलेक्टेड रखनी पड़ेगी। मतलब ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में सिलेक्टेड ही रखनी पड़ेगी क्योंकि कहीं पर भी जहाँ फ्रॉड ज्यादा है वहाँ अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है कई बार। लेकिन आपको उसमें से फ्रॉड हटा के निकालना पड़ेगा। पर ये मोर और लेस काफी सेक्टर्स में जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कैपिटल गुड्स कंज्यूमर बीएफएसआई में भी सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटीज है जहाँ यहाँ से भी कोई निवेशक इन्वेस्ट करना चाहता है तो ऑलमोस्ट 2 से 3 साल में ठीक ठाक पैसा बन सकता है यहाँ से। के योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अगली बार हम बेटर लाइन पे लेके आएंगे, इस बार अपना बातचीत छोटा रख। मैं जरा जियो फाइनेंशियल्स के बारे में बता दूं, इसमें तेज़ी लौट आई है। सर्किट जो बैक टू बैक लग रहे थे 4 दिन, आज 5वां दिन है, तो आज 5वें दिन इसने अपने सर्किट को खोल दिया। ऐसा नहीं कि आज सुबह लोअर सर्किट पे नहीं था, आज सुबह लोअर सर्किट पे था, फिर खुला, फिर ये अपर सर्किट के करीब गया। अभी भी आप देखेंगे इसमें 225-26 का लॉक हो जाएगा, 5% के ही अपर सर्किट पे काम करेगा। अभी 3.5% की तेज़ी आ चुकी है इस शेयर के अंदर। कुल मिला के 265-62 के आसपास ये लिस्ट हुआ था और उसके बाद से बैक टू बैक 4 दिन टूटा। 5% जोड़ेंगे तो करीब 20% ये शेयर टूट चुका है। अभी ये सर्किट्स पे ही काम करेगा और अगर ये कंटिन्यू करता तो इसके अंदर एक्सटेंशन ऑफ अ सर्किट भी हो जाता। इसलिए ये बड़ी बात है कि आज इसने अपने सर्किट को तोड़ा, ना केवल तोड़ा बल्कि तेज़ी दिखाई और अब अपर सर्किट की तरफ बढ़ता हुआ शेयर आपको दिख रहा होगा। ये टेक्निकल पेच है जिसके ज़रिए अगर इसका सर्किट आज भी लगता तो इसको थोड़ी और मुश्किल हो जाती। दूसरी